आप उर्दू अफ़साना ऐद हाज़िर में जिल्द अव्वल मुरत्तब राबिउल रबा अफ़साना निगार जनाब ज़ाहिदा हिना, पैदाइश 5 अक्टूबर, सहस्राम, भारत, तालीम ग्रेजुएट, एज़ाज़ात सार्क अदबी अवार्ड 2001, सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी 2012, 2006 में भी ये एज़ाज़ इनको मिला। अगर इन्होंने आमरीत में ये एज़ाज़ एक आमिर हुक्मरानों के हाथों लेने से इनकार कर दिया जो दोबारा 2012 में दिया गया। तसनीफ़ न जुनू रहा न परी रही नावल क़ैदी सांस लेता है अफ़साने 1982 राह में उजल है अफ़साने ज़िंदगी का ज़िंदान मज़ामीन 2004, उम्मीद सहर की बात सुनो मज़ामीन 2011, शहरज़ाद मग़रिब में तर्जुमा 2011, हलाकत गुरेज़ आलमी सियासत तर्जुमा 2008। अफ़साना कुमकुम बहुत आराम से है मेरी दुलारी दादी माँ नमस्कार। कई हफ़्तों बाद आज जब मैं काबिल वापस पहुँची तो डाक मिली। घर से आपके अलावा भी कई चिट्ठियाँ आई हैं, माताजी और भैया की, उमा दीदी और सुष्मिता की, पर सबसे प्यारा पत्र आपका है जिसमें आपने इतने दिनों चिट्ठी ना लिखने पर मुझे कोने में मुंह देखकर खड़ा कर देने, कान मरोड़ने और मुर्गा बना देने की धमकियाँ दी हैं। आपकी ये सारी डांट फिटकार मुझे लगा जैसे मैं छोटी सी हो गई हूँ और आपकी गोद में चढ़ी बैठी हूँ। आप अपना एक झूला कुर्सी में हिल रही हैं, आपके साथ मैं भी झूल रही हूँ। आप मुझे कहानियाँ सुना रही हैं। बराबर में रखी हुई तपाई पर सफ़ेद चीनी का बड़ा सा प्याला धरा है जिसका किनारा आपके आबे रवा की साड़ी के किनारे जैसा नीला है। प्याले में से आप अखरोट, किशमिश या बादाम का दाना उठाकर मेरे मुंह में रख देती हैं। मैं शरारत से आपकी उंगलियां दांतों में दबा लेती हूँ। आप मुझे घूरती हैं और फिर मुझे अपने बीते जन्मों की कहानियाँ सुनाने लगती हैं। जब आप हंसती हैं और उड़ती हुई कैलाश की चोटी पर जा उतरी थीं, जब आप मछली थीं और गंगा, जमुना, सरस्वती और शारदा में तैरती फिरती थीं, जब आप हज़ारों पत्तों वाला कंवल थीं और आपकी सुंदरता देखने, आपकी संगत से मस्त होने के लिए राजे महाराजे आते थे। और एक तो बिल्कुल सचमुच का किस्सा था, आपके बचपन की कहानी जो काबुल के बंजार रहमत की थी। पहली मर्तबा उसे देखकर आप डर गई थीं और समझती थीं कि इसकी झोली में छोटे छोटे बच्चे भरे हुए हैं। फिर आपकी इससे दोस्ती हो गई थी। वो आपकी बातें सुनता, आपको छोटा सा आंचल बादाम, किशमिश और अखरोट से भर देता। एक दिन इसने आपसे कहा था इसकी छोटी सी झोली में बड़ा सा हाथी है। आपने बताया था कि जिस दिन रहमत बाबा 8 बरस की जेल काट कर आया, इसी दिन इस आपके फेरे होने वाले थे। वो किसी दूसरे बंजारे से आपके लिए मेवा मांग कर लाया था, आपको वही मेवा दान करके चला गया था। इसका किस्सा जब आपने मुझे पिछली बार मर्तबा सुनाया और आपकी आंखों में आंसू आए, तब मैंने जाना था कि बड़े भी बच्चों की तरह रह सकते हैं। आपने बताया रहमत बाबा की भी आप बराबर की एक बेटी थी जो काबुल में रहती थी। इसके पास इसकी तस्वीर उतरवाने के लिए पैसे ना थे। शायद इस ज़माने में फ़ोटोग्राफ़र काबुल में ना पाए जाते हों, तो इसने अपनी बेटी के हाथ का रंगीन छापाए कागज़ पर ले लिया था और इस कागज़ को सीने से लगाए फिरता था, बिल्कुल इसी तरह जैसे पिताजी मेरी तस्वीर अपने वॉलेट में रखते थे। आपके पिताजी और मेरे बड़े नाना ने रहमत बाबा को काबुल जाने और बेटी से मिलने के लिए कुछ रकम भी दी थी, जिस पर बड़ी नानी जी बहुत नाराज़ हुई थी। आपने बताया था इसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। इन दिनों जब वो दर्द से चीखते हुए, खून में डूबे हुए, घायल या दम तोड़ते हुए लोग मेरे पास लाए जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अब से 70 बरस पहले अगर आपने रहमत बाबा की झोली में बादाम और पिस्ते ना खाए होते, अगर मेरे बड़े नाना जी इसकी कहानी ना लिखी होती, तो क्या मैं यहाँ काबुल या ख़ानदान में हरात इल्मन में होती? शायद नहीं, बिल्कुल के बल्कि यकीनी नहीं। पिछले अक्टूबर के वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब काबुल पर अमरीकी हवाई जहाज़ों ने बम गिराने शुरू किए थे। टेलीविज़न पर वो बारी दिखाई जा रही थी। आपने अपनी झूला कुर्सी बरामदे से उठवा कर लॉन्च में रखवा ली थी और सारा वक्त टेलीविज़न के सामने बैठी रहती।
माताजी, सुष्मिता, भैया सब ही नाराज़ होते कि आखिर आप क्यों अपनी आंखों के पीछे पड़ी हुई हैं। ये तो मैं थी जो असल बात जानती थी। आपकी दोस्ती तो बस मुझसे रही है, या शायद मैंने होश संभालते ही आपको अपनी जागीर समझ लिया था। किसी को आपके करीब फटकने ना दिया था। जालिम जागीरदारों की तरह हमने हमेशा आपसे प्रेम का लगान पाई पाई करके वसूल किया। कोई आपको इस तरह जानता नहीं जैसे मैं जानती हूँ। 60 बरस से भी पहले नाना जी ने रहमत का बिल्ली वाला जो क़िस्सा लिखा था, दुनिया वाले इस कहानी का के आशिक़ हैं। फिर हमारे घर में आपके और मेरे सिवा कोई इसका ज़िक्र ही नहीं करता। वो कहानी आप इसलिए याद रही कि आप इसकी हीरोइन थी, और मुझे इसलिए कि मैंने अनगिनी मरतबा आपकी गोद में बैठकर वो क़िस्सा सुना। अमरीकी बमबारी के ख़िलाफ़ कलकत्ता, क्षमा कीजिएगा मुझे याद नहीं रहा था, कलकत्ता, मुंबई और मदारिस के नए नाम सुनकर आपको गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो जब कलकत्ता सड़कों पर लाखों लाख लोग जुलूस निकला तो मैं भी इसमें गई थी। टेलीविज़न पर मेरी एक झलक देखकर आप बहुत खुश हुई थीं, और जुलूस में न जाने पर आपने भैया और सुष्मिता को ताने दी थी। फिर जब रिलीफ वर्क के लिए काबुल के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की तरफ से डॉक्टरों की मांग आई और मैंने वॉलंटियर किया, तो ये सिर्फ आप थीं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दी, वरना घर में तो सभी नाराज़ हुए थे। माताजी का गुस्से से बुरा हाल था। भला चलता हो अस्पताल छोड़कर यूँ मौत के कुएं में कूद जाना किसकी दीद किस गीता में आया है। और आपकी खुशी को देखकर इन्होंने कहा था, तुम्हारी दादी माँ तो सठिया गई हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, इस मारामारी में जा रही हो। मुझे इस बात का दुख होता है कि दादी माँ के बड़े नाना जी की और आपकी तरह मेरे माता जी और आदर्शवादी नहीं हैं। वो एक प्रैक्टिकल बिजनेस वूमेन है। ना होती तो पिताजी के जाने के बाद इनका इतना बड़ा बिज़नेस कैसे संभालती। मैं आप पर और बड़े नाना जी पर गई हूँ, तभी जागती हूँ, आंखों से सपने देखती हूँ। लीजिए दादी माँ, मैं तो चिट्ठी लिखने के बजाय किताब लिखने बैठ गई। शायद ऐसा है कि मैंने यहाँ कर इतने दिनों में आपको नाम की कोई चिट्ठी नहीं भेजी, तो अब इसकी कमी पूरी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ काबुल को आप बिन देखे ही अच्छा लगता है। आपने मुझे बताया है कि बचपन में आपने रहमत बाबा की बेटी को अपनी अनदेखी गवैया बना लिया था। ख्यालों में इसकी गुड़िया से अपने गुड्डे का ब्याह रचाती थी। आपा का गुड़िया उसकी गुड़िया ब्याह कर काबुल से कलकत्ता चली आती थी। बड़े नाना जी कहानियाँ लिखते थे तो आप इनकी इकलौती चहेती बेटी थी। आपने अगर अपना अकेला जीवन कहानियों से बहलाया तो इसमें हैरत की क्या बात है। लेकिन बड़ी नानी जी ने जब आपसे ये बातें सुनी थी तो नाराज़ हो गई थी। भला हिंदू गुड्डे से मुसलमान गुड़िया का ब्याह कैसे हो सकता है? फेरे होंगे या निकाह होगा? बड़े नाना जी ने यह बात सुनी तो बहुत खफा हुए। तुम औरतों को फसाद फैलाने के सिवा कुछ आता है? कम से कम गुड्डे गुड़िया को तो दीन धर्म के चक्कर में मत डालो। इन्होंने पेशानी पर बड़ डाल कर कहा था, और बड़ी नानी जी बड़बड़ाती हुई चली गई थी। आपने ये बात मुझे हंस हंस कर सुनाई थी। पिताजी का दिल बहुत बड़ा था। इसमें ईश्वर, अल्लाह, हिंदू मुसलमान सब रहते थे। आपने बड़े नाना जी को याद करते हुए कहा था, जब मैंने मेडिकल कॉलेज में पहली मरतबा हार्ट डाइसेक्शन किया तो इसमें बेख्तियार अल्लाह, ईश्वर, हिंदुस्तान, मुसलमान को ढूंढा था, लेकिन वहाँ तो सिर्फ मसल्स और वेनस और आर्टरीज थी। मैं जब काबुल के लिए चली हूँ तो आप पर प्रार्थना करने बड़ला मंदिर गईं। फिर आप नाखुदा मस्जिद भी हो आईं। घर में जब ड्राइवर ने यह बताया सब हैरान हुए। ये मस्जिद जाने की क्या तुक थी भाई? माताजी ने झिल्लाकर कहा था, अरे मुझे ख्याल सूझा कि मुसलमानों की मुल्क जा रही है तो इसकी रक्षा के लिए मस्जिद हो आऊँ। अल्लाह से कह आऊँ कि मेरी पोती का ध्यान रखियो। माताजी का चेहरा आपकी इस बात को सुनकर लाल हो गया था, और आपने बहुत सादगी से पूछा था, लो बहू, इसमें क्या बुराई है? मेरे पिताजी तो बाउल फ़कीर की मंडली घर बुलाते थे, झूम झूम कर इनके भक्ति के गीत सुनाते थे, दान पुण्य करते थे। आपकी ये बात सुनकर माताजी तेज़ कदमों से चलती हुई ड्राइंग रूम से निकल कर गई थी। इनकी और मैं सबकी नज़रों में चोर बन गई थी, जिसकी वजह ये सारी तनातनी हुई थी। मेरी मोहब्बत, आप मंदिर गईं, मस्जिद गईं, हालांकि ख़ुद आप कुछ नास्तिक सी हैं। सुबह शाम देवी देवताओं से आपका झगड़ा चलता है। लोग कहते हैं बड़े नाना जी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, तभी तो मेरे साथ भी खासी गड़बड़ हो गई है। मेरी सखियाँ शायद इसलिए मुझे गड़बड़ झाला कुमारी कहती हैं। आपने ईश्वर और अल्लाह से डायरेक्ट डायलिंग पर बात करके बहुत इत्मीनान से मुझे काबुल भेज दिया। शायद एक मरतबा भी आप ख्वाब में इस शहर को देख लेती तो मुझे किसी न
कभी ना आने देती। यहाँ हर घर की दीवार पर मौत का साया है, हर गली हर बाज़ार में खून की लकीरें हैं। रहमत बाबा तो जाने कब का रुखसत हुआ, इसकी बेटी भी अब कहीं नहीं रही होगी। इसकी औलादे जाने सवियत सिंकों की गोली से छलनी हुई या अमरीकी बमबारी से, या शायद फाके से मर गई हों। यहाँ हर तरफ तबाही का राज है। इस मुल्क का बड़ा शहर खंडर है। मैं घर से चली हूँ तो आपने मेरे हाथों को प्यार करते हुए कहा था, इनसे सारे घाव सी देना। लेकिन दादी माँ, यहाँ घाव सीनते सीते मैं थक गई, पर घायल ख़त्म नहीं होते। मैं इन महीनों में आपको या किसी को भी कोई चिट्ठी नहीं भेजी, तो इसलिए कि हमें तो निवाला खाने और नींद लेने की फुर्सत नहीं थी। हिंदुस्तानी, जर्मन, जापानी डॉक्टरों की हमारी टीम शहर शहर फिरती रहती है। हम सुबह से शाम तक और रात के जनरेटरों की रोशनी में बच्चों, औरतों, मर्दों के बदन से क्लस्टर बम के टुकड़े और रेज़र चुनते रहते हैं। बारूदी सुरंगों से उड़ जाने वाले हाथों और पैरों के घाव सीते रहते हैं। खूनों की बू मेरे अंदर बस गई है। पहल मेरा जी चाहा कि इस बू से छुटकारे के लिए अपने हाथों और कपड़ों पर खुशबू की आधी शीशी उंडेल लूँ, लेकिन फिर मुझे शर्म आई। जिन्हें महीनों और बरसों से एक वक्त भी पेट भर कर खाना ना मिलता हो, जिनके नथनों में सिर्फ खून की और बारूद की बू हो, इनके बीच रहते हुए साफ़ पानी से गंदे हाथ धोने भी नवाबी ठाठ लगता है। एक समय था दादी माँ के हामियान और बल्ख तक हमारे अशोक और कंश का राज था, लेकिन धरती पर कब किसी राजा का राज रहा है। अरब आए, तुर्क आए, चंगेज़ की फ़ौजें आईं, इसने अपने पोतों के बामी फ़तह करने के लिए भेजा, लेकिन वो लड़ाई में काम आया। चहीते पोते की मौत चंगेज़ खान के लिए इतना बड़ा सदमा थी कि इसने बामियान की विवादी में किसी एक जानदार को जीता ना छोड़ने की सौगंध खाई। सो कोई मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा ना छोड़ा गया। हत्तो ये कि माओं के पेट चीर कर इनके बच्चे निकाले गए और टुकड़े कर दिए गए। बामियान की गलियों में फिरने वाले कुत्ते बिल्लियाँ जिंदा नहीं छोड़े गए। इसकी हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी तीरों से छेद दिए गए। हम बामियान गए तो कुछ देर के लिए वहाँ, जहाँ पहाड़ों की ऊंची ऊंची चट्टानों को तराश कर महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। चंगेज़ ने पोते के इंतकाम में बामियान को कोई जानदार जीता नहीं छोड़ा था। तालिबान ने अपना गुस्सा पत्थर की मूर्तियों पर निकाला। मैंने एक जापानी डॉक्टर की आंखों में आंसू देखे, लेकिन मेरी आंखों में नमी भी नहीं आई। आप खुद सोचें दादी माँ, कि जिन्होंने अपने जीते जागते लोग, अपनी पूरी नस्ल खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। इनसे इस बात का क्या शिकायत कि इन्होंने महात्मा के बुद्ध की वो मूर्तियाँ डायनामाइट से तोप के गोलों से उड़ा दी। चंगेज़ खान और इन जैसे दूसरे बादशाहों और राजाओं महाराजाओं का गुस्सा इन शहरियों पर उतरता आया है। रास्ते में आए थे इनकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने थे। लेकिन दादी माँ, अमरीका का गुस्सा तो खंदार से खंदूस और खुश्तला जंगी तक फैला हुआ है। इसके लड़ाका हवाई जहाज़ राबोर और तालिबान पर बमबारी करते हैं। यहाँ की धरती पर बारूदी सुरंगें यूँ बोई गई हैं जैसे किसी खेत में बीज छिड़क दिए जाते हैं। मौत के बीच बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सभी इनका निवाला बनते रहते हैं। जिनके टुकड़े उड़ गए, इन लोग इन्हें खुशनसीब समझते हैं, और वरना यहाँ किसी एक का हाथ नहीं, दोनों का हाथ खो बैठा है। किसी की टांगें नहीं रही। मैंने तो वो भी देखे जिनके दोनों हाथ और पैर गायब हैं। यूँ जाने कि जीता जागता इंसान गोश्त का ऐसा लोथड़ा बन गया जैसे भूख लगती और जो सोच सकता है और लम्हा लम्हा अपने होने का दुख भुगतता है। आपको याद होगा मुझे बरसात से कैसा इश्क था, जहाँ छींटा पड़ा और मैं बावली हुई। माता जी से कैसी झड़कियाँ सुनती थी। बस नहीं चलता था बारिश के साथ भी नदी नालों में, दरिया में चल निकलूं। हाथ पांव मिट्टी से सने हुए, कपड़े से पानी टपकता हुआ। आप साड़ी का पल्लू उड़े हवा में मेरे पीछे आवाज़ देती फिरती, अरे कुमकुम चल अंदर चल, स्नान करके कपड़े बदल ले, बीमार पड़ जाएगी। साथ ही आप हंसती जाती हैं, वो बड़बड़ाती जाती हैं। इस घर में बस एक कुमकुम है जिसका धरती से सच्चा नाता है, वरना मेरे घर के सारे बच्चे तो विलायती हो गए। खिड़कियों से झाँक कर मीना का बरसता हुआ झाला देख लेते हैं। रसोइयाँ ने दाल भर कर कचौरियाँ तिल दें तो इन्हें मेज़ पर बैठ कर खा लिया। लो भैया, बरसात के मज़े लूट लिए। अरे बच्चे भला कहीं ऐसे होते हैं। हम दोनों जब पानी में भीगते हुए छुप छुप कर अंदर आते और चमकती हुई टाइलों फर्श पर हमारे हर कदम से गंदा होता, तो माता जी चुपचाप हमें देखती रहती। आप इनकी सासू माँ थीं, और इससे बढ़कर भी ये खुद बड़ी ठाकुराइन थी। बड़े नाना जी दुकान, मकान, बाग, बगीचे और अपने ध्यान से पहले सब आपके नाम लगा गए थे। भला किसकी मजाल थी जो आपसे कुछ कहता। माता जी आपसे कुछ नहीं कह सकती थी, इतनी शामत
रगौता की आती, जिन्हें वो चीख चीख कर फर्श साफ़ करने का हुक्म देती। ऐसे में आप चुपके से मेरे कान में कहती, देख कुमकुम देख, तेरी माँ के कान से धुआं निकल रहा है। मैं ठीठी करके हंसती और नीची आवाज़ में फायर ब्रिगेड बुलाने का मशवरा देती। तब आप मेरे कान में मड़ोड़ती और मुँह बंद करके रख, तेरी माँ ने सुन लिया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ दादी माँ, आप और मैं टालीगंज क्लब चलेंगे। टालीगंज क्लब चलेंगे, आप मेरी नखल उतारती, फिर धीमी आवाज़ में डांटती और वहाँ जाकर 3 दिन का खाना आधे घंटे में ठूस लेंगी, फिर पेट पकड़ के फिरेंगी। इसके बाद डॉक्टर बनर्जी को बुलाओ, अस्पताल लेके भागो। ना बाबा, तू भूखी भली। आप तो दादी माँ बिल्कुल कंजूस मारवाड़ी हैं। अरे थोड़ा सा पिस्ता बादाम दे देंगे तो काल काल नहीं पड़ जाएगा। मैं ठिठकती, फिर मुझे काजू याद आ जाते, भुने हुए खस्ता नमकीन काजू, बिल्कुल सुनहरे रंग के। लीजिए, ये सब कुछ याद करते हुए इस वक्त मेरे मुंह में पानी आ गया है। हाय दादी माँ, मुझे काजू की भूख लगी है। आपकी अलमारी में शीशे का मर्तबान भरा हुआ है। मेरी आंखें जुगनू की तरह चमकने लगीं। आप पहले मुझे घूरती, फिर मेरी पीठ पे एक हल्का सा धमका जड़ती। फिर मेरी अलमारी में क्या है तुझे कैसे मालूम? बड़ी शर्लक होम्स बनी फिरती है, मुझे सब मालूम है। आप मेरी दादी माँ हैं, फिर तो मुझे कैसे मालूम नहीं होगा? मैं तेज़ लहजे में कहती, लीजिए दादी माँ। मैं भी जाने कहाँ से निकल कर कहाँ चली गई। शायद घर मुझे बहुत याद आ रहा है। आपकी मसहरी ओंधे लेटे और आपसे बहुत सी बातें करने को जी चाह रहा है। इतने दिनों बाद आपसे बातें करने बैठी हूँ। बरसात के परनाले की तरह बातें शराटे बरसती चली आ रही हैं। आपको ये बताना चाह रही थी, मैं जब यहाँ आई तो मुझे बरसात से डरने लगने लगा। यहाँ के बच्चे बरसात में नहा नहीं सकते, कागज़ के नाव बनाकर बहते पानी में चला नहीं सकते, इसलिए बरसात का तेज़ पानी बारूदी सुरंगों की जगह बदल लेता है। वो जगह जो पहले महफूज थी, वहाँ बारूद बिछ जाती है। आपने मुझे बंगाल की भुखमरी कैसे भयानक किस्से सुनाए हैं। ऐसी भुखमरी जब माओ ने 2 निवाले भात के लिए अपने बच्चे बेच दिए। बड़े नाना जी के संदूक के सामान को धूप दिखाते हुए एक बार आपने इस कॉल से मरने वालों की तस्वीरें मुझे दिखाई थी। फुटपाथ पर मरते हुए बच्चों, औरतों और मर्दों की तस्वीरें, यूँ जैसे शमशान घाट में मुर्दे अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ भी दादी माँ भूख का राज है। मैंने एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए ऐसे हज़ारों बच्चे, औरतें देखे जिन्होंने सैकड़ों मील का सफ़र किया, फिर रिलीफ कैंपों से चंद मील के फासले पर गिर गईं। इनके चंद कदम चलने की भी सकत नहीं रही थी। बच्चे अपनी हैरान आँखों और औरतें अपने फटे हुए चिकट नीले बरखों की जालियों से नीले आसमान को तकती थीं, इस इंतज़ार में कि मौत आए और अपने साथ भूख, बीमारी, थकन से निजात का नुस्खा लाए। यहाँ औरतों के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, आपको लिखने बैठूं तो जिस पर कागज़ पर लिखूं वो जल जाएगा। आपको याद होगा जगन्नाथ यात्रा के लिए कैसी तैयारियां होती थीं। आप मेरे लिए लकड़ी का छोटा सा रथ मंगवाती, साथ में जगन्नाथ जी की, इनके बड़े भैया बलराम की और छोटे बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ आती। आप सुई धागा लेकर इन मूर्तियों के लिए छोटे छोटे रेशमी कपड़े सीती, फिर इन गोटे किनारी टिकाई करती। रथ यात्रा वाले दिन मुँह अंधेर में बाग में फूल तोड़े जाते, हम दोनों इसे मिलकर सजाते। जब मैं नए कपड़े पहनकर अपना रथ लेकर आती तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों के रुत मेरे रुत के शान निराली होती। शिवरात्रि और दीपावली में मिट्टी के दिए आते। मेडिकल स्टोर से बर्फ़ की तरफ से सफ़ेद रुई का पैकेट मंगाया जाता है। इस रुई से आप इन दियों के लिए बत्ती बनाती। गांव से आया हुआ असली घी इन दियों पर बढ़ता। फिर रात आती तो मेरे दियों की बारात जगमग करती। दिवाली उस सेहरे में और आप चाव से मेरे लिए शुक्र के खिलौने मंगाती। घोड़े, हाथी, रंगारंग तरकारियाँ मुंह में रखो तो बताशे की तरह घुल जाएं। अब इनका इनका मेरी ज़ुबान पर रस है। मैं लंदन, पेरिस, जेवरिज घूम आई। इन सब जगहों की बुढ़िया चॉकलेट खा चुकी, लेकिन आपके खिलाए हुए शक्कर खिलौनों के सामने सबका मज़ा फीका है। मैंने जब कई साल बाद लड़कों की मरहम पट्टी की, कुछ का ऑपरेशन किया, तो इन्हें गौर से देखती रही, जिनके सरों में बचपन में किसी घर की छत ना हो, जिन्हें अपनी गोद में बिठाकर कलेजे से लगाने वाले ना हो, जिनकी दांतों ने रसगुल्ला और लड्डू खाते हुए शरारत से किसी माँ, नानी, दादी की उंगलियों पर काटा ना हो, जिन्हें किसी ने चुपके से मुट्ठी भर बादाम और किशमिश ना दिए हों, जिन्हें किसी दादी या नानी ने कहानियाँ ना सुनाई हों, जिनके लिए किसी माँ की
ने कचौरियाँ ना तली हों और मलीदा ना बनाया हो, वो बड़े होकर फिर दूसरों को गला ही घोंटते फिरेंगे। इनके मन में मिठास और दिलों में दुख समझने का एहसास कैसे पैदा होगा। दुनिया तालिबान को बुरा भला कहती है। मैं यहाँ आई तो इनके लिए मेरे दिल में गुस्सा और नफ़रत थी, लेकिन यहाँ आकर वो मेरी समझ में आ गए। किसी गरीब और बंजर मुल्क के बच्चों में जब इनका बचपन छिन जाए, जिन्हें बड़ी बहनों ने उंगली थाम कर सह चलाया ना हो, उस आग मचोली ना खेली हो, फिर वहाँ तालिबान ही उठते हैं, नफ़रत करते हैं औरतों के नाम से ही। इन दिनों मैं जहाँ जी रही हूँ वो अमेरिका का वार थिएटर है। चंगेज़ खान का लश्कर बामियान का जन बच्चा कोल्हो पलवा कर आगे बढ़ गया था, लेकिन आज के चंगेज़ कहीं नहीं जाते। वो ड्रैकुला की तरह कौमों की गर्दन में अपने दांत उतार देते हैं, खून चूसते रहते हैं, अपने हवाई जहाज़ों से मौत और मक्खन की टिक्कियाँ, बिस्किट के पैकेट और बारूदी सुरंगें एक साथ फेंकते हैं। एक बार बड़े नाना जी के संदूक का सामान, इनकी डायरियाँ, इनके ख़त पत्र और तस्वीरें जब आप धूप दिखाकर वापस रख रही थी, आपने मुझे मेला सा कागज़ दिखाया था जो आपके ब्याह के दिन रहमत बाबा की झोली से गिर गया था। बड़े नाना जी ने वो संभाल कर रख लिया था। रहमत अगर कभी आया तो उसे दे देंगे, लेकिन वो फिर कभी नहीं आया। और इसकी बेटी के छोटे से हाथ का रंगीन छापा आज भी बड़े नाना जी के संदूक में रखा हुआ है। काबुल की गलियों में दादी माँ, मुझे आपके बचपन का हीरो तो क्या मिलता, इसकी बेटी, इसकी नवासियाँ पोतियाँ भी नहीं मिली। मिलती भी तो कैसे, वो सब घर की काल कोठरियों में खाक हो गई। इसकी किसी पर पोती, किसी पर नवासी, शायद हथेलियाँ भी ना हों जिसके रंगीन छापे इनके चाहने वाले बाप के कलेजे से लगा कर फिरें। मैंने इन लड़कियों की कलाइयों के घाव सिए हैं जिनकी हथेलियाँ नहीं रहेंगी, जब कभी ईद पर मेहंदी नहीं लगाएंगी, चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी। मेरी सहेली रज़िया तो आपको अब तक कनाडा से कार्ड भेजती रहती है। हर ईद शब बारात पर मेहंदी लगवाने के लिए वो आपके पास दौड़ी आती है। दादी माँ जैसी मेहंदी आपने होली पे कुमकुम को लगाई थी, वैसी ही मुझे लगाना, वो फरमाइश करती। अरे बावली हुई, मुझे भला खाकी याद है कैसी फूल बूटे बनाए थे। अब चुपकी बैठी रहती और हाथ मत हिलाइयो। आप उसे डांटती और उस सुई की नोक सी गुलाबी हथेली पर यूं फूल बूटे बनाई जाती हैं जैसे रेशम से कढ़ाई कर रही हों। यहाँ हज़ारों लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी हथेलियों के लिए अब कभी ईद और शब बारात नहीं आएगी। आपने मुझे सुनाया था कि प्लासी में सिराजुद्दीन और बहादुर जब कंपनी बहादुर की फ़ौजों से हार गया और बंगाल कंपनी का राज हुआ, तो अंग्रेज़ों ने ढाका के मलमल बनने वाले बनकरों के अंगूठे कटवा दिए थे। ये सुनाते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आपके आंसू पोंछते हुए मैं पूछा था ऐसा क्यों हुआ था, तब आपने बताया था कि ढाका के मलमल के थान की अंगूठी के छल्ले से गुजर जाता है। अब हमारे बंकरों की कारीगरी के सामने मैनचेस्टर मिलों में तैयार होने वाले कपड़े का चिराग नहीं जलता था, सो उन्होंने हमारे बंकरों के अंगूठे उड़ा दिए। यहाँ जब मैं बारूदी संग से उड़ी हथेलियाँ देखती हूँ तो इनके घाव सीती हूँ, तब छुप छुप कर होती हूँ। हमने तो अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल दिया था, अब दोबारा से इनके भाई बहन हमारे आसपास पड़ोस में कहाँ आ बैठे। हमारे अंगूठे हथेलियों पर और दूसरों की भेंट कब तक इनकी चौखट पर चढ़ती रहेगी। कालंगा के मैदान में जीते हुए अशोक ने जब लाख सिपाहियों की लाशें देखी तो इसका दिल दुनिया से उड़ गया था। इस रोज़ इसने सिर्फ अपनी तलवार नहीं तोड़ी थी, इस दिन के बाद हज़ारों मील फैले हुए इस राजपाट में हर सिपाही की तलवार को जंग लगाता रहा। आज के राजा महाराजे राम जाने किस मिट्टी के बने हैं कि दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा जमा करते जा रहे हैं। फिर भी धरती पर फैलते जाने की भूख इनकी ख़त्म नहीं होती। ये कौमों को, नस्लों को खाते हैं, फिर अगले मुल्क की तरफ बढ़ जाते हैं। कोरो की शतर के एक नया मैदान, एक नया थिएटर से जाते हैं। मैंने दादी माँ लाशों के ढेर देखे, वो खेलते हुए बच्चे जिन्हें हवाई जहाज़ों से होने वाली गोलियों की बौछार ने सुला दिया था, औरतें जो अपनी जान बचाने के लिए भागी थी, जिनके बुरखे और बदन एक साथ छलनी हुए थे। मैंने इन दुल्हनों के बदन से गोलियां निकाली हैं, जिनकी बारातों को दहशतगर्दों का टोला कहकर इन पर गोलियां बरसाई गईं, बम मारे गए। फिर दादी माँ एक रात मुझ पर अजीब गुजरी। हम बामियान और शबरगान से होते हुए दश लैला कैंप से गुजर रहे थे, जहाँ टेलीविज़न चैनलों के अखबारों के ड्रातरी उतरी हुई थी। तालिबान इन मैस ग्रेव्स की खबरों और तस्वीरों की तलाश में, जिन्हें कंटेनरों में मज़ार शरीफ से शरगान लाया गया और सब दम घुटने से हलाक हो गए, तो इन्होंने खंदक़ें खोद कर दश्त लैला में दफन कर दिया। बरसों पहले जब तालिबान ने इस इलाके को फ़तह किया था, यहाँ के लोगों को कत्ल आम किया और फिर से छुपाने के लिए मास ग्रेव में दफन किया।
अब वक्त इनके लिए लट्टू की तरह घूम रहा है, तो इनका बिस्तर भी दश्ते लैला के खंदकों में लगा। दश्ते लैला को यूँ समझे दादी माँ जैसे हमारे यहाँ राजपुताने के रतेले में मैदानों की कोई छोटी सी आबादी कच्चे घरों में इसकी बस्ती पर बमबारी हुई थी। 100 लोगों के पास ना खाने को ना सर छुपाने को। हम एक दिन के लिए वहाँ कुछ ज़ख्मियों को देख रहे के लिए रुके थे। शाम हुई और काम ख़त्म होता तो थकन से निढाल इस खेमे को पहुंची। बिस्तर पर लेटते ही सो गई। अचानक किसी ने आवाज़ दी तो मेरी आंख खुली तो खेमे में अंधेरा था। यूँ लगा जैसे कोई जानवर खेमे में अपने नाखून से खुरच रहा हो। जब मैं कुछ सोचे समझे बगैर हड़बड़ा कर अपने खेमे से बाहर आ गया। आसमान पर माग का सब्जी माइल नीला चांद ज़मीन पर दस्ते लहरा की रहे। कुछ फासले पर मैज ग्रेव्स मेरी निगाहों के सामने में मेरे खेमे से टेक लगाए हुए रात रेत पर एक लड़का खमीस पर खून के सूखे और ताज़ा धब्बे आँखों से में वहशत और खौफ में सारा बदन कांपता हुआ वो किसी अमरीकी गोली का शिकार हुआ था और अब गिरता पड़ता छुपता छुपाता हमारे कैंप तक किसी तरह पहुंचा था। जाने कब ज़ख्मी हुआ था ये सोचकर ही मेरे असाब तन गए। शायद अब वो हथियार बंद हो। पहला ख्याल मुझे किसी गार्ड को आवाज़ देने का आया, लेकिन फिर दादी माँ ऐसी इन्होंने हुई कि इसे लिखते हुए इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनकी ऑन कि आन में इस लड़के को चेहरा कुछ से कुछ हो गया। इसने पैरों के पास पड़ी हुई झोली से कुछ निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने इसके हाथ की तरफ देखा, इसमें बादाम किशमिश और अखरोट थे। आपको आवाज़ दे रहा था। मैं घबरा कर इसके चेहरे पर नज़र की। ईश्वर की कसम, माँ की चांद की रोशनी में वहाँ रहमत बाबा था। वो इसकी खमीस पर खून के धब्बे थे। बड़े नाना जी ने लिखा था कि 2 माह के महीने में घर लौट जाता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपके बचपन को बड़े नाना जी की कहानी में गिरफ्तार कैसे कराती। मैं इसे अपने खेमे में ले आई। दादी माँ, इस रात मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ। इस रात मैंने जाना गोली दोस्त की पसली में लगी और हो या दुश्मन की पसली में, इसे निकालना मेरा मकदूर है। इस रात लड़के के घाव सीते हुए मैंने उसकी सुन सकी ना अपनी कह सकी। इसलिए दादी माँ, हम दोनों एक दूसरे की ज़ुबान नहीं जानते थे। इस वक्त मुझे आपका ख्याल आता रहा और अपने इन लोगों के किस्से याद आते रहे जो आपने सुनाए थे। टीपू, सिराजुद्दौला, बाबू, कंवर सिंह, लक्ष्मी बाई, हज़रत महल। इस रात जब फूटने वाली थी मैंने उसे एक थैले में कुछ दवाएं, खाने के डिब्बे में कंबल दिया और जाने का इशारा किया। वो मुझे देखता रहा, फिर लड़खड़ाता हुआ उठा और वह थैला कंबल कंधे पर डाल रहा था। मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने सराहने पड़े हुए पर्स से कुछ पैसे निकाले। इसने सर हिला कर लेने से इनकार किया। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने दादी माँ नोट इसके हाथ में रखकर मुट्ठी बंद कर दी। वो चंद लम्हों तक मुझे देखता रहा, फिर इसने वही हाथ पेशानी तक ले जाकर मुझे सलाम किया, थैला और कंबल कंधे पर डाला और ख़ीमे से निकल गया। मैं उसे जाते हुए देख रही थी और कोहरे चांदनी के गुबार में लिपटा हुआ तन्हा वजूद। चंद कदम चलकर वो मेरी तरफ देखा। वो हारे हुए कबीले की आंखें, फिर इन सब आँखों ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। वो चलती चली गई तन्हाई और तारीख़ की अंधी गाँव गुफाओं की तरफ, तराई के जंगलों और दश्ते लैला में फैली हुई गुमनाम खबरों की तरफ। इस लम्हे मुझे से पर से सन करता गुजर गया। मेरी उम्र पर लगा कर उड़ गई। अब मैं 1000 बरस की हूँ, शायद 2000 बरस की। आप खुश नसीब हैं दादी माँ। आप तारीख़ से हार जाने वालों का क़िस्सा पढ़ा है। इनकी आंखों में उतरा हुआ तन्हाई का जहर नहीं देखा। रहमत काबली वाला आपके बचपन की सुंदर याद सुहानी था, लेकिन इस रात आप कुमकुम को दर्द का दोशाला उड़ा गया। अच्छा हुआ कि बड़े नाना जी गुजर गए। वो इस ज़माने में होते तो प्रताप सिंह और किचनमाला की कहानी लिखने के बजाय धरती के घाव लिखते, इनकी खोई हुई हथेलियों का किस्सा लिखते, जब जिन पर अभी कभी मेहंदी नहीं लगेगी। यहाँ कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। जनरेटर से होने वाली गर्मी के बावजूद मेरे अंदर ठंडक सी फैल रही है। और क्या लिखूँ, सब कुछ तो मैंने आपको लिख दिया। माता जी को या घर में किसी को कुछ मत बताइएगा। फिर कहिएगा कि काबुल में कुमकुम बहुत आराम से है। आपकी कुमकुम।